नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है आरंभक। स्विट्जरलैंड अपन पढ़ रहे थे और स्विट्जरलैंड में प्रत्येक प्रजातंत्र के जो तरीके हैं उनके बारे में अपना अध्ययन करने जा रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने जनमत संग्रह देखा था और आज अपन देखेंगे आरंभक। आरंभक जो है एक तरह से जैसे नाम से स्पष्ट है, किसी चीज़ को आरंभ करना, प्रारंभ करना। आरंभक के माध्यम से स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो संविधान संशोधन और विधियों के जो प्रस्ताव है वो संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात आरंभक के माध्यम से वहाँ के लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है विधेयक प्रस्तुत करने का। तो इसके माध्यम से वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं। 1 लाख मतदाताओं की संख्या वहाँ निर्धारित कर रखी है कि 1 लाख मतदाता यदि चाहे तो ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आरंभक के माध्यम से विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार या विधियों की पहल या आरंभ करने का अधिकार इन नागरिकों को वहाँ पर मिला हुआ है। देखिए, आरंभक केवल संविधान की पूर्ण और आंशिक संशोधन के लिए ही प्रस्तुत किए जाएंगे केंद्र में। तो अर्थात केंद्र में केवल संविधान संशोधन, संविधान में 2 तरह के संशोधन होते हैं, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन, इनके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। और कैंटीनों में संविधान संशोधन के साथ साथ विधि निर्माण के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ पर। तो विधियों को प्रारंभ करने या पहल करने का अधिकार भी आरंभक के माध्यम से स्विट्जरलैंड के नागरिकों को मिला हुआ है। आरंभक 2 तरह का होता है, निर्मित और अनिर्मित। निर्मित को हम सविन्यासित भी कहते हैं और अनिर्मित को अविन्यासित भी कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं निर्मित आरंभक या सविन्यासित आरंभक। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो मतदाता है अर्थात जो नागरिक हैं जिनकी संख्या 1 लाख निर्धारित है वहाँ पर, वो स्वयं विधेयक बनाएंगे, उसकी रूपरेखा पूरी तैयार करेंगे और उसको प्रस्ताव को पूरा तैयार करके संघीय संसद में रखते हैं। इसलिए उसको निर्मित आरंभक कहा जाता है। अर्थात मतदाताओं के द्वारा पूर्ण रूप से तैयार करके विधेयक प्रस्ताव और उसे संसद में, संघीय संसद में रखा जाता है। ऐसा जो निर्मित प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा मतदाताओं के माध्यम से, तो उस पर अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह की व्यवस्था होती है। यदि संघीय संसद उस निर्मित विधेयक या उस प्रस्ताव से सहमत नहीं होती है तो वो जनमत संग्रह में जनता से उसे अस्वीकार करने की अपील कर सकती है। साथ ही अगर उसको अपना कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार कर सकती है और वो भी साथ में लगा सकती है उसके, और अंतिम निर्णय जनता का होगा। अर्थात जो आरंभक निर्मित आरंभक के रूप में आ रहा है, जो प्रस्ताव निर्मित विधेयक के रूप में रखा जा रहा है, उस पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है। संसद उसको स्वीकार अस्वीकार करने की अपील कर सकती है, अपना वैकल्पिक प्रस्ताव भी साथ में लगा सकती है। तो जनता और कैंटीनों के पास वो जाता है जनमत संग्रह के लिए और अंतिम निर्णय जनता का होता है। यदि जनता ने मान लीजिए संसद के विपरीत निर्णय दिया है, अर्थात जनता ने अपने वाला स्वीकार किया है और वैकल्पिक को रिजेक्ट किया है, तो वहाँ की संघीय संसद के दोबारा चुनाव कराए जाएंगे और वो संघीय संसद जो नहीं होगी वो फिर इस प्रस्ताव को पारित करेगी और फिर अंतिम रूप से पुष्टि के लिए भी वापस जनता के पास जाएगा। जनता और कैंटीनों का बहुमत अगर उसे स्वीकार करेंगे तो ही वो संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। तो जनता के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भी आरंभक के माध्यम से शक्ति है। अगर संघीय संसद सहमत नहीं है या अनिवार्य लोक निर्णय के माध्यम से भी उसको स्वीकार करने की शक्ति होती है और फिर अंतिम पुष्टि के रूप में भी जनता के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा जो तरीका, अनिर्मित या अविन्यासित आरंभक। निर्मित से बिल्कुल उल्टा यहाँ है। अनिर्मित जैसा नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत जनता कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव की रूपरेखा नहीं बनाती है। वो मोटी रूप गाइडलाइन बना लेती है या सुझाव दे देती है या मांग के रूप में रखती है कि ये संशोधन होना चाहिए। सुझाव दे सकती है, मांग कर सकती है या मोटी गाइडलाइन बनाकर दे सकती है, विधेयक या प्रस्ताव के निर्माण नहीं करती है। और इसके पश्चात जो संघीय संसद है वो अगर इससे सहमत नहीं होती है तो जनमत संग्रह कराया जाता है। सहमत होती है तो पर्टिकुलर वो जो मांग करती है उसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव बना लेती है संसद। लेकिन अगर सहमत नहीं होती है तो वो जनमत संग्रह के लिए जाएगा जनता के पास और जनता का निर्णय अंतिम होगा।
फिर संसद उसके पश्चात उसका प्रस्ताव तैयार करेगी और फिर उस प्रस्ताव के ऊपर जनता की राय ली जाती है और फिर वो पारित किया जाएगा और अंतिम पुष्टि जनता के पास फिर जाता है। तो निर्मित और अनिर्मित दो तरह का आरंभक हो सकता है। दोनों में जो मुख्य अंतर है वो ये होता है कि निर्मित के अंतर्गत मतदाता प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करते हैं और उस पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है और अंतिम निर्णय जनता का होता है। और अनिर्मित में वो विधेयक या प्रस्ताव को तैयार नहीं करते हैं, उसकी केवल सुझाव के रूप में, मांग के रूप में रखते हैं और संसद उसका ऊपर वो प्रस्ताव बनाने का कार्य करती है। लेकिन अगर सहमत नहीं होती है तो लोक निर्णय या जनमत संग्रह कराया जाता है। इस तरह आरंभक दो तरह का होता है, निर्मित और अनिर्मित। और वहाँ के नागरिक कैंटीन और केंद्र दोनों में इस उपकरण, इस साधन का इस्तेमाल करते हैं। आरंभक के माध्यम से देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जनता जो है व्यवस्थापिका या विधायिका को आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए बाध्य कर सकती है। अपनी इच्छा अनुसार कानून निर्माण करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल सकती है, मांग कर सकती है, उसको बाध्य कर सकती है। व्यवस्थापिका इसकी वजह से सचेत रहती है, सतर्क रहती है और कई बार जनता जो है बड़ी उत्कृष्ट योजनाएं भी प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि जनता को पता रहता है उनकी वास्तविक परिस्थितियां, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई भी योजना बनाकर सरकार को प्रस्तुत कर सकती है। इस तरह आरंभक का प्रयोग भी करते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखिए पहले अपन ने शुरुआत की थी कैंटीन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके। तो केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो तरीके थे, एक जनमत संग्रह था और एक आरंभक था। हमने जनमत संग्रह पहले देख लिया था, पिछली क्लास में अपन ने जनमत संग्रह देखा था। ये दो चीज जो है वो तो है केंद्र में, आरंभक और जनमत संग्रह। अब अपन बात करते हैं राज्यों में अर्थात कैंटीनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके। अगर अपन राज्यों में या कैंटीनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं तो ये दो तरीके तो सब जगह चलते हैं, जनमत संग्रह चलता है, आरंभक चलता है, ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो तरीका है राज्यों में, कैंटीनों में, वो है लोक सभाएं या इन्हें प्रारंभिक सभाएं भी कहा जाता है या इन्हें लैंडिस माइंड भी कहा जाता है, लैंडिस माइंड भी कहा जाता है। लैंडिस माइंड या लोक सभाएं या प्रारंभिक सभाएं भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में देखिए आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये शुद्ध रूप है, लैंडिस माइंड, लोकसभा या जनसभाएं हैं। ये जो हैं 5 कैंटीनों में होती है। एक पूर्ण कैंटीन है ग्लेरिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि पूर्ण कैंटीन में किस कैंटीन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो ग्लेरिस एक ऐसा कैंटीन है जिसमें ये लोकसभाएं या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। और 4 अर्ध कैंटीन हैं जिनके जैसे नाम है निडवाल्डन, ओबवाल्डन, इनर अप्पनजेल, आउटर अप्पनजेल। ये 4 अर्ध कैंटीन है जिनमें आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है अर्ध कैंटीन और कैंटीन जिनमें पूर्ण प्रजातंत्र चलता है। तो एक पूर्ण कैंटीन और एक 4 अर्ध कैंटीन में आज भी वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। इन लेडीज माइंड अर्थात लोकसभा या जनसभाओं के माध्यम से वहाँ आज भी कार्य होता है। ये क्या होती हैं देखिए, इसके अंतर्गत जो जनता है, जो नागरिक हैं, वयस्क नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं, वो सारे इस सभाओं के नागरिक होते हैं। वर्ष में एक बार इन सब की बैठक होती है, बैठक अनिवार्य होती है इसमें भाग लेना, और इस बैठक में ये सारे कार्य करती है, नागरिक करते हैं। जैसे वो कानून बनाते हैं, एक कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं जो कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, प्रतिवेदन तैयार करती है। इसी तरह संविधान संशोधन जो करना होता है वो करते हैं। टैक्स जो निर्धारण करना होता है वो इन सभाओं के द्वारा किया जाता है। अनुदान या कोई ऋण लेना है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। नए पद सृजित किए जाते हैं, इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, न्यायाधीशों का चुनाव करवाया जाता है। इस तरह के जो भी कार्य हैं वो इन सभाओं के माध्यम से किए जाते हैं और ये भी वहाँ पर चलती रहती है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुद्ध रूप ये मानी जाती है। तो कैंटीनों में ये भी पाई जाती है। इसके अलावा कैंटीनों में कुछ और भी व्यवस्था होती है, प्रत्यावर्तन, जिसको अपन रिकॉल भी कहते हैं। कुछ कैंटीनों में आज भी प्रत्यावर्तन या रिकॉल की व्यवस्था है।
कि सदस्यों को चुनने के पश्चात यदि वो सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं या मतदाता अगर उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो वो चाहे तो उन्हें वापस भी बुला सकते हैं, जिसे प्रत्यावर्तन या रिकॉल भी कहा जाता है या वापस बुलाना भी कहा जाता है। कुछ कैंटीनों में ये तरीके भी विद्यमान हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाता है, उनकी जगह नए सदस्य चुन दिए जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। इस तरह स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केंद्र और कैंटीन दोनों ही जगह से संचालित होते हैं, दोनों ही जगह अपनाए जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, केंद्र में जनमत संग्रह और आरंभक 2 तरीके अपनाए जाते हैं और राज्यों में या कैंटीनों में 4 तरीके चल रहे हैं। जनमत संग्रह, आरंभक जैसा अपन ने देखा वो है ही, इसके अलावा लोकसभा या जनसभा या लेडिस माइंड भी चल रही हैं। इसके अलावा रिकॉल की व्यवस्था भी कुछ कैंटीनों में की जा रही है। इस तरह वहाँ के जो लोग हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से अपनी संप्रभुता का व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं। जन संप्रभुता व्यवहारिक बनती है और जनता और शासन में संपर्क बना रहता है और जनता राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाए जाता है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के ये जो तरीके हैं वो सफलतापूर्वक वहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जनता इनका इस्तेमाल कर रही है। धन्यवाद।